आनंद शर्मा। माहौल क्या है गाजीपुर का? गाजीपुर में बीजेपी का माहौल बन रहा है। ये माहौल बन रहा है किसका है? पारसनाथ राय का। हाँ, लोग तो कह रहे हैं इस बार अफजाल अंसारी फिर जीत रहे हैं। ये अपना अपना वो विचार रख रहे हैं लोग इसमें, लेकिन माहौल बन रहा है जो पारसनाथ राय का बन रहा है अभी। अफजाल अंसारी सांसद थे यहाँ जी। अगर मैं आपसे पूछूं विकास पर 10 में से कितना आउट करते हैं अफजाल? 1% भी नहीं। आपका नाम क्या है? प्रिंस कुमार पटेल। अब प्रिंस, अगर मैं गाजीपुर की बात करूं, एक राजनीतिक समीकरण भी होते हैं। इससे पहले मनोज सिन्हा जी भी थे, विकास किया लेकिन चुनाव हारे। इस बार क्या होने वाला है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। बिल्कुल सही बात है। गाजीपुर में हमेशा से भी सीट जो रहा है वो कंटेस्ट, नज़दीकी कंटेस्ट हमेशा बरकरार रहता है और इस बार भी कहना मुश्किल है। 4 जून को ही हम बता सकते हैं कि रिजल्ट आने के बाद यहाँ त्रिकोणीय श्रृंखला है। और लेकिन लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी के मध्य ही है, अर्थात अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से और पारसनाथ राय जी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार। आपने कहा अभी कह नहीं सकते ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन पूर्वांचल की अगर बात करें तो गाजीपुर में पारसनाथ राय हैं, तो कहाँ देखते हैं जनता इस बार क्या विकास पर जाएगी? अब देखिए, अब गाजीपुर की जनता को आप भी जानते हैं कि ये किसके नाम पे जाती है और विकास का नाम तो यहाँ मायने ज़्यादा रखता नहीं है। अगर विकास के नाम पे अगर वोट जाना होता तो मनोज सिन्हा जी हमारे 2019 में लोकसभा गाजीपुर से हारते नहीं। जहाँ तक अगर विकास के देखा जाए तो यहाँ जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा हावी रहता है गाजीपुर जिला से। अभी 25 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, शायद सुनने में आ रहा है कि शायद योगी जी भी आ जाएं, तो क्या कुछ ऐसी जनसभा से वोटरों को साथ पाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? भाई, प्रधानमंत्री जी अपने आप में वो बहुमूल्य हैं और वो जहाँ जाते हैं लोगों को आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का अपना आप में कोई तोड़ नहीं है। आपका नाम क्या भैया? विनय कुमार चौबे। भैया, माहौल क्या है? आज बीजेपी और ये थोड़ा जवान लड़खड़ा गया। अच्छा, बीजेपी और सपा कौन और बाजी? बीएसपी अपनी पारंपरिक वोट पाती है। अच्छा, तो निश्चय ही बीजेपी निकाल सकती है चुनाव। मतलब कि जो आपने कहा जो बीएसपी है, यानी कि कोई भी सिंबल पे लड़ता है तो उसको वोट जाता है, मतलब बीएसपी को लोग वोट करें। हाँ, बीएसपी को वोट जो करेंगे, जो बसपा के जैसे माना जाता है कि नहीं यहाँ जातीय समीकरण हावी है, जैसे दलित लोग मायावती की तरफ जाते हैं, MY फैक्टर जो है वो सपा को जाता है, फॉरवर्ड अधिकांश बीजेपी को देते हैं। तो यदि ये समीकरण चला इस बार तो निकल जाएगा। अगले बार हार जाने का कारण ये था बीजेपी का कि यदि सपा बसपा का गठजोड़ नहीं हुआ होता तो निश्चय ही यहाँ से बीजेपी जीत जाती। तो इस बार कौन जीत रहा है? अब दोनों की लड़ाई है। हाँ, और मैं नहीं मानता हूँ कि बीएसपी सीधी फाइट में है, ऐसा कुछ है नहीं। आपका नाम क्या भैया? मुन्ना शर्मा। माहौल क्या है? माहौल बीजेपी के पक्ष में है। लोग तो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी जो थे उनका इंतकाल हुआ, बड़ा फायदा होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। मुख्तार को लोग कहते हैं मसीहा थे, कोई कहता है डॉन। को गलत है, सब गलत है। बीजेपी ठीक है यहाँ पर। और लोग तो कह रहे हैं ना कि आपका नाम क्या है भाई? अश्वनी राय। अश्वनी, माहौल क्या है? माहौल बीजेपी के पक्ष में है जी। पारसनाथ राय जी यहाँ से कम मेरा जहाँ तक आंकड़ा है 50 से 60 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेंगे पारसनाथ। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी कुछ करेगी नहीं। देखिए, करने का कारण ये था कि 2014 में जब यहाँ से मनोज सिन्हा जी यहाँ से सांसद हुए थे, जब यहाँ से भाजपा के सांसद चुने गए थे और वहाँ पर उन्हें रेल राज्य मंत्री और दूरसंचार विभाग उन्होंने संभाला था। तो यही हमारे गाजीपुर की धरती है जहाँ से एक भी ट्रेन नहीं चलने वाली थी। और ये रेल कम ब्रिज जो आप देख रहे हैं आज के डेट में, अगर बनारस जिला छोड़ दिया जाए तो पूर्वांचल में गाजीपुर एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पूर्वांचल में विकास गाजीपुर में हुआ था। लेकिन 2019 में जनता ने यहाँ की कुछ गलती की, जातिवाद के चक्कर में फंस के सिन्हा जी हमारे यहाँ से दुर्भाग्य था हमारा कि संसद में नहीं पहुँच पाए। लेकिन इस साल जनता अपनी गलती को संभालना चाहती है और उसको दोहराना नहीं चाहती है जनता। वो नतीजा आपको 4 जून को नज़र आएगा। आप युवा हैं, अगर मैं ऑन कैमरा आपसे पूछूं, और लोग कहते हैं ना कि रोजगार तो दिया नहीं, भाई बड़ा गड़बड़ किया बीजेपी ने। देखिए, रोजगार की बात क्या है, अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं ही अपने एक उदाहरण देता हूँ। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ग्रेजुएशन करता हूँ, मेरी जो जिस प्रकार की मेरी पढ़ाई रहेगी उस प्रकार का मुझे रोज़गार मिलेगा। और जो उस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें रोज़गार मिल रहा है। और जो ज़रूरत नहीं है वही हल्ला कर रहे हैं जो 12 पास हैं, 10 पास हैं और उन्हें जाके बैठना है डीएम की कुर्सी पे। अब बताइए कहाँ से मुमकिन है ये डीएम की कुर्सी पे बैठाना? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि यार बीजेपी पेपर लीक हुआ, बड़ा बहुत कुछ हुआ। देखिए, पेपर लीक का मामला जहाँ तक कहा जा सकता है, पेपर लीक ये सरकार कभी नहीं चाहती थी कि पेपर लीक हो, कि उसमें भी चुनाव था, कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें डाउन होना पड़ा था।
लेकिन ये ऐसी सरकार है कि पेपर लीक होने के 6 महीने के अंदर ही दोबारा परीक्षा करा करके और जिसको जो लड़के हैं उन्हें पुलिस की वर्दी पहना करके उन्हें अपनी ड्यूटी पे लगाएगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। ऐसी सरकार। लोग तो कहते हैं मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ, मसीहा थे, इस बार गदर होगा। अब देखिए, जहाँ तक बात है मुख्तार अंसारी की मसीहा की, तो मसीहा नहीं है। वैसे मसीहा कई भाजपा ने मिट्टी में मिला दिए हैं और वैसे मसीहा पनप भी नहीं पाएंगे। अगर वो जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को मसीहा कहा जाए तब हमारे योगी जी और मोदी जी को क्या कहा जाएगा? अब आप बताइए। अफजाल अंसारी जी ने कहा था दिन में तारे उन्हें अभी नज़र आ गए हैं, अगर नज़र नहीं आए होंगे तो दिन में तारे नज़र आ चुके हैं। 1 तारीख को उनके आंखें खुल जाएंगी और जो 4 जून को गिनती होगी उस दिन उनका सारे तारे और दिन के तारे, रात के तारे सब उन्हें नज़र आ जाएंगे 4 तारीख को। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ना कि बीजेपी वाले बड़ा भौकाल बनाते हैं। भौकाल बनाते नहीं हैं। जब जो चीज़ को दिया है, पिछली बार 300 पार का नारा दिया था और बीजेपी वहाँ तक पहुँची थी, उसके करीब पहुँच गई थी। इस बार 400 पार का नारा दिया है, वो भी इस बार करके दिखाएंगे। 4 तारीख को नतीजा आप सबके सामने होगा, जनता के सामने होगा। युवा खुश है, युवा एकदम खुश है। जो युवा हर वर्ग का खुश है। मैं खिलाड़ी हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, मैं देखा हूँ खिलाड़ियों में भी वो उत्साह है, या फिर जो अलग प्रकार के मतलब युवा हैं, जो युवा भी सारे ये समझते हैं कि हमें कौन आगे ले जा सकता है, किसके साथ। अब अफजाल अंसारी को वोट देने से क्या फ़ायदा है? अफजाल अंसारी को यहाँ का बच्चा युवा वोट देगा, अफजाल अंसारी उसके हाथ में कट्टा थमाएंगे, पिस्टल थमाएंगे। सबको पता है कि पारसनाथ राय जी को वोट देंगे। एक शिक्षा के एक उदाहरण है पारसनाथ राय जी। उनके हर साल उनके विद्यालय से हर साल एक नया लड़का यूपी में टॉप करता है। तो सबको ये सब आपके सामने है कि किसको वोट देना है। अगर अफजाल को देंगे वो आपको हाथ में कट्टा थमाएंगे, पारसनाथ राय जी को देंगे आप वोट देंगे, आपके हाथ में कलम पकड़ाई जाएगी, आपको एक अच्छी शिक्षा दे के वो मंत्रालय में जाएंगे, आपको आगे ले जाया जाएगा। यही बात है। और भी हमारे भाई लोग हैं, बात करते हैं। नाम क्या है? प्रियांशु शर्मा। प्रियांशु, माहौल क्या है? देखिए भैया ने सब कुछ समराइज कर दिया। इंग्लिश का एक कोट है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो जैसा कि 2019 में जातिगत समीकरण की वजह से मनोज सिन्हा हारे तो थे, लेकिन आपने देखा होगा कि 1.5 लाख वोट उन्होंने अपना प्लस भी किया था। तो एक फैक्टर ये रहा कि हारे चुनाव लेकिन जातिगत समीकरण की वजह से। और पिछले 5 सालों में वो विकास का दर देखा नहीं गया है, मिल भी नहीं सकता है ना। आप अगर मंत्रालय में रहेंगे तो आप नीतियाँ लाएंगे, यहाँ पर कुछ फ़ायदा करेंगे लोगों का, लेकिन अगर आप मंत्रालय में हैं ही नहीं तो आप कैसे लोगों का फ़ायदा करेंगे? ये तो जनता को सोचना चाहिए कि मुझे उसको चुनना चाहिए जो मंत्रालय में जा कर के बैठ सके, उतनी हैसियत रखता हो। मनोज सिन्हा को हराया गया, लेकिन उनकी छवि ऐसी थी कि वो जा कर के ऐसे स्टेट का राज्यपाल बन गए जहाँ का कोई सोच भी नहीं सकता था। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेट था वो, वहाँ का वो एक तरह से राज्यपाल बनकर अभी भी कितना अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये गाज़ीपुर की मतलब अभाग्यता है कि आप वैसे नेता को जाने दिए अपने हाथों से। तो इस बार के जो नेता हैं, इस बार के जो नेता हैं, वैसे तो पारसनाथ राय पहले नेता आए हैं इस चुनाव में, लेकिन नीतियां जो हैं वो बीजेपी की नीतियां हैं। उससे परे हट के ये अपनी नीतियां तो रखेंगे नहीं। पटल तो एक बन गया है, उसी पे इनको चलना है। और आप जो सपा के इस समय आए हैं प्रत्याशी, उनका भी एक अपना पीछे से नीति रह चुका है। सब लोग उनका इतिहास जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर। तो आप अपने इतिहास की बात की, लेकिन उमेश सिंह से कल अभी मैं मिला था, डॉक्टर उमेश सिंह जी। उन्होंने कहा सुशील एक और माफिया है, दूसरे और नकल माफिया। जी देखिए, देखा जाए तो पुष्टि होना सबसे बड़ी बात है। यूपी पुलिस की जब एग्ज़ाम हो रही थी अभी हाल फिलहाल, तो पहले 1-2 दिन 3 दिन लोगों ने मतलब टीचर्स ने, बच्चों ने बहुत ज़्यादा बताया कि पेपर लीक हो चुका है। लेकिन जो होता है, कानून होता है, उसको सबूत चाहिए होता है, ठीक है। आप सबूत ला के दीजिए, उस पर कार्रवाई होगा, त्वरित कार्रवाई होगा। एक यही बीजेपी तो है उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर को इतना अच्छे से मेंटेन कर रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यार ये बुलडोजर चलवाते हैं और कुछ ही करते नहीं। जी देखिए, एक इंसान मतलब जो एक मात्र वोटर हैं वो आपका बड़ाई कर सकते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के जो सुप्रीम जज हैं, उन्होंने ये बोला कि अगर अपने मेयर से बोला था कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अतिक्रमण हट नहीं पा रहा है, तो आप योगी जी से बुलडोजर उधार ले आ सकते हैं। तो मतलब एक जब जज जो होता है वो आपकी किसी पार्टी से उसका मतलब नहीं रहेगा, वो अपना उनका पर्सनल होगा, वो केवल उनका वोटिंग टाइम पे रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे टाइम पे वो निष्पक्ष अपना कार्रवाई करते हैं। तो जब ये इस तरीके का कोर्ट कर सकते हैं कि आप योगी जी से अपना बुलडोजर ला सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं उनकी कार्रवाई कैसी हो रहेगी। योगी जी, मोदी जी अच्छे हैं? अच्छे तो देखिए, अगर नीतियों से लोग अच्छे होते हैं, ठीक है, अपने कार्यों से लोग अच्छे होते हैं, ठीक है, मर्यादाओं से अच्छे होते हैं, ठीक है। मर्यादा अच्छे नहीं, कार्य कैसा है? कार्य बहुत अच्छा है। आप देखें तो विज़न है इनके पास, आइडिया है, और उस पर कार्रवाई करवाने का क्षमता भी है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं यार अपराधी जा रहा है, ये इनकाउंटर करवा रहे हैं। तो अपराधियों के साथ और क्या होना चाहिए?
वो दिन गए कि आप अपराधियों को फूल माला पहना करके और सदन में और विश्व विधान परिषद में आप बैठा रहे हैं। वो टाइम अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर को उसमें धक्का दे रहे हैं। आपको ये बताइए, आपको अमेरिका से कम्पीट भी करना है और आप पढ़ाई के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में जाना भी नहीं चाहते हैं, तो आप कम्पीट कैसे करेंगे विश्व के साथ? आपको इकोनॉमी में फर्स्ट भी होना है और आपको कुछ करना भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आप बोलें भैया से कि जो ये कह रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है लोगों को। देखिए, जॉब सबको ऑफ़र नहीं किया जा सकता है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप अपने आप को प्रूव कीजिए और आप जॉब लीजिए। हाँ, रही बात तो इस गवर्नमेंट को दे भी रही है। और देखिए, हर चीज़ का एक अपना मतलब स्पीड होता है काम करने का। इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगी, कर भी रही है, उसी से जॉब मिलेगा लड़कों को। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है पूरे भारत में, अग्निवीर जी। लोग कहते हैं कि यार गांव के जो बच्चे थे वो जाके नौकरी करते थे, जी। जो मध्यम वर्गीय परिवार के, इन्होंने किया भैया तुम 4 साल रहो फिर जाओ। जी, ऐसी बात है सर कि जॉब जो है अग्निवीर वालों का जज्बा जिसके अंदर है, आज भी वो लोग जा रहे हैं। हमारे गांव से खुद 2 लड़के अग्निवीर में इस बार गए हैं। ठीक है, गाँव से? हाँ जी, गांव से गए हैं, हमारे साथ ही पढ़ते थे। तो जज्बा है तो देश में जाके सेवा करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जो कि अग्निवीर टाइप का अपना एक नीति ला के अपना काम कर रहा है। इससे पहले इजराइल कर चुका है, इससे पहले बहुत सारे देश कर चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि अरब के कंट्रियों में इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो सबको दबा के रखता है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो समर्पण का भावना है, अगर सेना के प्रति आपका समर्पण का भावना रहेगा तो कोई आपको दबा नहीं पाएगा। गाजीपुर की अगर मैं बात करूं, क्या कमल खिलेगा, साइकिल दौड़ेगी या हाथी? देखिए, जो पिछली बार की जो समीकरण थी, मनोज सिन्हा जी अपने वोट में इंक्रीज़ किए थे, 1.5 लाख वोट प्लस में थे और जातिगत समीकरण के वजह से वो चुनाव हारे थे। इस बार उन दोनों पार्टियों में गठबंधन नहीं है, बीएसपी और एसपी में गठबंधन नहीं है, तो इस बार चांसेस हैं कि पारसनाथ राय जी निकल जाएं। दोस्तों, गाजीपुर जिले के एक ऐसे गांव में मैं हूं, भगीरथपुर का गांव। अति प्राचीन ये मंदिर है, झारखंडे महादेव बुढ़वा शंकर जी के नाम से। मैं आपको दिखाऊं, और बगल में ऊपर देखें तो बरगद का पेड़ है, जो मेरे कैमरामैन है, और भी सारे लोग हैं। युवा खुश है बीजेपी से? युवा एकदम खुश है। युवा खुश है? जी बिल्कुल खुश है। युवा खुश है? लाइन आर्डर से और ज़्यादा खुशी है। खुश है? खुश है आप लोग? बड़े बुजुर्ग सभी लोग खुश हैं। खुश है? आप खुश हैं एकदम? अग्निवीर योजना सबसे गलत योजना थी सरकार की, तो अभी इससे युवा बहुत नाराज है। तो राहुल जी कहते हैं कि अगर 4 को मैं बैठता हूं तो तुरंत अग्निवीर को खत्म कर रहा हूं। अब रही बात राहुल जी की बैठने की, तो मुझे लगता नहीं कि राहुल जी सत्ता में आ पाएंगे। बीजेपी शायद गठबंधन के जो उसके एनडीए सरकार बना लेगी, मेरे जहाँ तक उम्मीद है। पूर्ण बहुमत में शायद बीजेपी सरकार न बना पाए, लेकिन एनडीए की सरकार बीजेपी बना लेगी, क्योंकि इसके भी सहयोगी हैं। मोदी जी फिर आएंगे? मोदी जी जरूर आएंगे, क्योंकि उसका कारण ये है कि उसके अलायंस के अनुसार ही सरकार इस बार बनने की उम्मीद है, नहीं तो सरकार एक तरफा मुझे नहीं लगता है कि बनेगी। और भी लोग हैं सीधे। आपका भैया नाम क्या है? शिव जी। शिव जी? हाँ। तनी चाप के? अरे चापे के लोग कहा था कि राशन उसन मिला था कुल ठीक। राशन उसन का बात छोड़ो, कुल एक तरफा वोट पाओ बीजेपी के। लोग तो कुछ ऐसा नहीं है ना, एकदम हल्ला बोल। हाँ? हल्ला बोल बीजेपी, एकदम बीजेपी भी है। हाँ। अरे अफजाल हुआ, उमेश हुआ, कुल जाल सब जाल का बात करिए, नहीं उन लोगों का बात करना है। लोग तो कहते सिलेंडर बड़ा महंगा बा। सिलेंडर महंगा बा, और ही तो महंगाई बढ़ गई बा। पैसा वैसा राशन उसन कुल बढ़ ही न गई बा। और थोड़ा सा आगे आइए, एक भैया थे, जा रहे थे गाड़ी से। भैया आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार शर्मा। अब प्रदीप भैया, गाजीपुर का माहौल क्या है? गाजीपुर बीजेपी का माहौल है, बना हुआ है। बना हुआ है, आएगी तो आना मोदी को ही है। तो ऐसा सांसद को क्या चुनना है जो 5 साल जो जाके अपना पैरवी कचहरी में जाके करेगा। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बस भौकाल बना रहे हैं, इस बार कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बीजेपी का कमल खिल रहा है? कमल खिलेगा, खिलेगा। 100%। और आप नाम? हाँ, बाकी प्रत्याशी के भाग्य के ऊपर है। क्या हो रहा है? आप बीजेपी आएगी इस बार? हाँ, एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। लोग तो कह रहे हैं 400 के पार एकदम नारा है। लोग कहते हैं योगी बाबा बुलडोजर चलवाते हैं। अरे बुलडोजर है, अच्छा है, बुलडोजर चले अच्छा है। अच्छा है। हाँ। और भी एक हमारा साथी है, नाम क्या है? अंकुर है। अंकुर, माहौल क्या है? बढ़िया। इसका माहौल 400 पार। बीजेपी फिर आ रही है? हाँ। अब बीजेपी 400 पार आ रही है। और थोड़ा सा मैं आता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ना कि जो 400 पार बीजेपी कहती है, कोई जादू की झप्पी है क्या यार? ये 400 कहते हैं हो जाएगा? देखिए, बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है।
ये उस पार्टी को सत्ता से हटाई है जो पिछले गत वर्षों से बहुत सत्ता में रही है, बहुत समय से सत्ता में रही है। तो उस पार्टी को देख रहे हैं कि अब ये डिसाइड हो रहा है 4 जून को कि वो पार्टी एक अस्तित्व के रूप में रह भी पाएगी कि नहीं। अब इसकी लड़ाई है। अब ये 400 पार की लड़ाई हो ना हो, लेकिन अस्तित्व की लड़ाई बच चुकी है अब कांग्रेस के लिए कि आप अस्तित्व में रहेंगे कि नहीं, इतिहास के पन्नों में बरकरार न रह जाएं। अब इसकी लड़ाई रह चुकी है। तो 400 पार की बात नहीं है यहाँ पे। देखिए, एक गोल तो सेट करना पड़ेगा ना, आगे बढ़ना है तो गोल तो सेट करना पड़ेगा। और जब तक लोग तो कह रहे हैं कि यार बीजेपी वाले आएंगे ना तो इस संविधान बदलेंगे, बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, ऐसा संविधान बदलने की बात नहीं। जैसा आपने अभी कहा कि जैसे बीजेपी बोल रही है जादू की झप्पी है, 400 पार हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जादू की झप्पी नहीं है। ये बीजेपी का 10 साल का काम बोल रहा है कि वो उनको इतना विश्वास है और जनता को खुद विश्वास है। इस बार भारत में, जब से भारत हमारा आज़ाद हुआ है तब से अब तक का एक ऐसा ये पहला चुनाव है कि जब यहाँ पर कोई पार्टी अभी सरकार बनाने के ना सोच के अब हमको ये लड़ाई करना है कि हम जितनी सीटें पिछली बार जीते थे उससे कितना हम प्लस करेंगे। बीजेपी की लड़ाई यहाँ से है। ये सरकार बनाने ना बनाने की कोई यहाँ पे लड़ाई है ही नहीं। आप 4 जून को देख लीजिएगा। लेकिन लोग तो कहते हैं ना कि राम मंदिर बना, लेकिन वो रोजगार थोड़े देगा। देखिए, अब जो कहते हैं राम मंदिर क्यों बना, रोजगार नहीं देगा, तो ये तो अब उन्हीं से पूछिएगा। अब उन टोपी वालों के बारे में हम जानकारी ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और जो उसी सोच के हैं, जो कुछ उस फैक्टर के साथ सटे हैं, जो सपा बसपा के साथ उस फैक्टर के साथ उनके साथ सट के ये अगर बात बोल रहे हैं, तो उन्हें इसका कहीं ना कहीं कुकर्म भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारे लिए गौरव की बात है कि 500 वर्षों का संघर्ष हमारा, और ये हमारी पीढ़ी को ये मौका देखने को मिला कि हमारे आराध्य, हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या में बैठ गए और उनका माध्यम बने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इतना ही काफ़ी हमें बीजेपी की सरकार। देखिए, अब ये जो बिना पढ़े लिखे वही बता रहे हैं कि यही जो बोल रहे हैं कि जो रड़ुआ है ये शब्द बोल रहे हैं, इन्हीं को चाहिए सरकारी नौकरी, इन्हीं को चाहिए डीएम के पद पर बैठना है, एसडीएम के पद पर बैठना है, एसपी के पद पर बैठना है। ये वही शब्द बोल रहे हैं जो गंवार वाली बातें करते हैं। देखिए, युवाओं से मैंने रहा, एक चाचा है, थोड़ा सा मैं पूछता हूँ। चाचा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम जीवन मंदिर बनल बाबू है। अच्छा, ठीक। राम जी शर्मा। आपका उम्र लगभग 60 पार होती हुई? 80 साल के हैं लगभग। गाजीपुर का चुनाव का माहौल कब? वो तो सब सुनने में आता है, हमारा तो उम्र बीत गई भाजपा के देख। अच्छा, करो। और सीधे अगर मैं अंतिम बार आपके पास आऊँ, लोग कहते हैं कि यार बीजेपी ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया और युवा नाराज है इस बार। देखिए, सबसे बड़ी नाराज़गी की बात यह है कि बीजेपी सरकार की जैसी भी हो, प्रशासनिक कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पेपर लीक हो जा रहा है, आरओ का पेपर लीक हो जा रहा है, इससे युवाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। युवा कितने दिन घर से अपना सब व्यवस्था करके बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं। जैसे बिहार में भर्तियाँ हुई, बिहार की गवर्नमेंट ने कहा ना कि पहले मैं अपने बच्चों को लूँगा, यहाँ से बहुत सारे बच्चे अध्यापक बने। क्या यूपी को भी ये सोचना चाहिए यार, जो पहले अपने हैं वो पहले फिट हो, फिर बाहर को खोजे? देखिए, अगर ऐसा करने का मतलब कि आप प्रतिभा को पीछे छोड़ रहे हैं, क्या बाहर की स्टेट में ऐसी प्रतिभा नहीं है? आ तो जनरल में ही न रहे हैं, फाइट तो जनरल में ही न करेंगे। फाइट आने दीजिए, करने दीजिए। अगर प्रतिभा है तो उनको सर्व करने दीजिए। सही है, बिल्कुल नहीं। आप पहली बात, अगर स्टेट की नौकरियों की लिया जाए तो मैं यही कहूँगा कि स्टेट जो हमको अदर स्टेट अपने यहाँ प्रतिभागी बनने का मौका देता है, हम उन्हीं स्टेटों को उतने % ही अपने यहाँ प्रतिभागी बनने का अवसर देंगे जितना वो हमें देता है। अन्यथा कोई ऐसा स्टेट हो केवल अपने ऐसा नियमावली बनाकर वो करता है कि मैं अपने राज्य के ही लड़कों को भर्ती दूंगा, तो हमारे योगी जी से भी हम निवेदन करेंगे अपने यहाँ भी वैसा ही सेम कार्य करें और अपने पहले उत्तर प्रदेश वासियों लड़कों को रोजगार देने का कार्य करें। प्रतिभा हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा है। चलिए, ये तो बात इनकी मेरे को समझ में आई, लेकिन एक मैं आपके माध्यम से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा अफजाल अंसारी से, और उनको साफ साफ ये चुनौती दे रहा हूँ मैं कि ये बताइए कि जैसे इन्होंने बात किया कि अपने स्टेट की प्रतिभा दिखाने की हमें, ठीक है, भाजपा तो बहुत कुछ ऐसा कर रही है कि जिससे प्रतिभा दिखाई जा सके, और मतलब ऐसे अनेकों मतलब यहाँ पे उन्होंने अपने अपने फंडे निकाले हैं। लेकिन अफजाल अंसारी जी का मेरे को ये नहीं समझ में आया कि अफजाल अंसारी जी चुनाव लड़ रहे थे, उनकी सीट ये खतरे में थी कि उन्हें कब सज़ा हो जाएगी, उन्हें कब जेल जाना पड़ सकता है। तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का जब से यहाँ पे स्थापना हुआ है, क्या गाजीपुर में अफजाल अंसारी जी के अलावा समाजवादी पार्टी को कोई और चेहरा नहीं मिला कि उनकी लड़की जो नुसरत जहाँ कभी हमने उन्हें देखा नहीं था, कल तक उन्हें देखा नहीं था, और वो जाके अपने पिताजी के साथ पर्चा भर के डीएम साहब के साथ फ़ोटो खिंचवा रही हैं। अखिलेश यादव की लड़की अदिति यादव, अभी उनके दूध के दांत नहीं टूटे होंगे और जाके कन्नौज में अपने माताजी के साथ और अपने पिताजी के साथ प्रचार कर रही हैं। ये कहाँ का न्याय है?
और उसमें एक और मैं आपको बात जोड़ना चाहता हूँ, जब ये प्रचार कर रही थी, जब अदिति यादव, अखिलेश यादव जी की पुत्री जी जब प्रचार कर रही थी, जिनके अभी दूध के दांत नहीं सही से टूटे होंगे, और उनके प्रचार करते समय एक बुजुर्ग महिला आती है। आप सब लोगों ने सोशल मीडिया पे चलता हुआ रील वीडियो या फिर न्यूज़ पे चलता हुआ ये मामला देखा होगा। तो कभी भी एक अलग भाजपा का संस्कार देखिए, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा किसे संस्कार दिया गया है। आप हमारे गांव में किसी एक बच्चे के पास चला जाएंगे, अगर उसके सामने अगर बुजुर्ग आ जाएंगे, वो चाहे वो दलित बुजुर्ग हो, चाहे वो ओबीसी बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन बुजुर्ग है तो हम उनके दोनों पैर से, अपने हाथों से पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेंगे। लेकिन अदिति यादव जाती हैं प्रचार करने किसी गाँव में, वहाँ प्रचार में जाने के बाद सामने एक बुजुर्ग पड़ती हैं और बुजुर्ग ही उनका पैर छूती हैं और वो शांति से उन्हें पैर छूने देती हैं, उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं। क्या अब उन्हें, अब आप मुझे ये बताइए कि अब वो युवा हैं, एक अदिति यादव युवा हैं, आगे उन्हें राजनीति करना है। अब हमें, जैसे कि हमें यहाँ पर ये मान लीजिए लड़का है, इसे अगर राजनीति करनी है तो इसे राजनीति करनी होगी तो बहुत संघर्ष करके तब ही आगे जाएगा, क्योंकि इसका पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति से नहीं है। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनकी लड़की जब जा रही है तो उन्हें इतना तो संस्कार कम से कम देना चाहिए कि कोई बुजुर्ग महिला आगे सामने पड़ रही है और महिला खुद पैर छू रही हैं, दलित महिला पैर छू रही है और उन्हें वो आशीर्वाद दे रही है। बताइए कहाँ का और कैसी राजनीति है ये? सुनने में ये भी आ रहा है ना कि मुख्तार का जो बेटा है वो नाराज है, शायद उसको आगे प्रमोट नहीं किया अफजाल ने। बिल्कुल नाराज है। अफजाल अंसारी के पहले तो घर में ही कला चल रही है, पहले वो घर का परिवार का चुनाव कर लें कि किसे लड़ा देंगे। वो परिवार ऐसा है कि सब वहाँ से सपा से टिकट कट के आया था, तो वो अफजाल अंसारी जी के परिवार के लिए ही बस आया था कि आप लड़िएगा, आप जेल जाइएगा तो आपकी लड़की लड़ेगी, लड़की जेल जाएगी तो उमर अंसारी लड़ेगा, उमर अंसारी जेल जाएगा तो अब्बास निकल के आएगा, अब्बास को लड़ा दीजिएगा। लेकिन उनके परिवार में ही बस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब वहाँ से जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि भाजपा से देख लीजिए, भाजपा ने पीछे बैठे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश का। तो हमारे उत्तर प्रदेश में क्या कम यदुवंशी के कम भाई ऐसे हैं कि जो कम ताकत रखते हैं या फिर पढ़े लिखे कम हैं कि वो जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वहाँ नहीं संभाल सकते हैं? आप दूसरे यादव को यहाँ से खड़ा करिए, दूसरे यादव को लड़ाइए, जो शिक्षित है उसे लड़ाइए, हम वोट देंगे, हम उसे आगे बैठा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यूपी के बैठाएंगे। लेकिन आप परिवारवादी पार्टी को, परिवारवादी राजनीति को हम हमेशा से नकारे हैं, आगे भी नकारेंगे। लोग तो कहते हैं ना कि मऊ में जब दंगा हुआ तो मुख्तार अंसारी ने यादवों पर गोली चलवाई थी। बिल्कुल चलवाई थी, नरसंहार किया था यादवों का, यदुवंशी भाइयों का। ये यदुवंशी भाई कुछ जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनका मुख्तार अंसारी के परिवार ने, सिर्फ मुख्तार अंसारी नहीं, इन सब ने उनका नरसंहार किया था। अगर ये लोग बात ना समझ पाएँ तो ये गलत बात है। और जब इतनी विकास की योजना आने के बाद भी अगर ये लोग ना समझ पाएँ, इनके साथ ऐसा हुआ ना समझ पाएँ, एक साफ उदाहरण है कि मोहन यादव जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पीछे बैठे हुए विधायक बन सकते हैं, जो कभी का उनका राजनीतिक बैकग्राउंड है ना, उनके पिताजी मुख्यमंत्री है। तो इनको भी सोचना चाहिए कि हम ऐसी पार्टी को वोट दें कि जहाँ पे आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो कल हमारे यदुवंशी भाई भी यहाँ से, अगर वो काबिल होगा तो वो यूपी की सत्ता में, लखनऊ में जाके विधानसभा में अपनी आवाज़ को, अपने यदुवंशी भाइयों की आवाज़ को, पूरे यूपी की आवाज़ को बुलंद करेगा। हाँ भैया, कुछ कह रहे थे आप, जो मैंने बात की मऊ दंगे की। मऊ दंगे में जो है मुख्तार अंसारी जो है जाके जो है केवल वहाँ पे कटेगा तो केवल यदुवंशी भाई कटेगा जो है, और कम से कम जो है 2,000 तो वहाँ पे लाश तक नहीं मिला जो है मऊ में जो है। और जांच का भी ऐसा जो अधिकारी आया जो लखनऊ से जांच है, वो सबसे भ्रष्ट अधिकारी जो है जांच करने के लिए आया मऊ दंगे का जो है।